आप देख रहे हैं एफएम एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपके साथ मैनुद्दीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ जमादार, जो एक सोशल वर्कर भी हैं और एक मीडिया चैनल भी चलाते हैं जिसका नाम है यूटीवी। और उनकी ज़िंदगी की जो भी घटनाएं हुई हैं और उनकी ज़िंदगी में जो भी बीता है उसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ जमादार। तो आइए उनसे जानेंगे। चैनल वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाकर अपना पक्ष या अपनी बात रखने का मौका दिया। और मेरी ज़िंदगी के बारे में अगर उन्हें जानना चाहते हैं तो जो भी सच्चाई है वो ईमानदारी के साथ मैं मैनुद्दीन साहब को बताता हूँ। हाँ तो सर यूसुफ भाई, मैं आपसे पहले एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो एक छोटी परिवार से होते हुए आज एक बड़े मुकाम पर आए हैं। तो हमने देखा कि आपने पहले ऑटो रिक्शा चलाते थे और बहुत सारे आपके साथ हादसे भी हुए हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में सबसे कठिन पल कौन सा था? पहले तो मैंने भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ज़िंदगी है वो गरीबी में गुजरी, लेकिन हमारे अम्मी के अब्बा, उनके अब्बा ब्रिटिश गवर्नमेंट में हवलदार थे। हवलदार, ओके। तो हमारे नाना नानी जो है वो साहूकार थे, नाना वाले सब। हाँ हमारे अब्बा के जो आए खानदान उन्होंने गरीब थे, वॉच मेकर वाचा रिपेयरिंग करते। हाँ। तो हमारी जो ज़िंदगी है हमारा बचपना पूरा गरीबी में बीते। हमें कैसा है, अब भी अल्लाह के वजह से अच्छे कपड़े पहन रहे। पहला जो है दूसरों के पहने से कपड़े हमें पहनते थे। तो ऐसी गरीबी में हमें ज़िंदगी काटे। तो रही बात आप ऑटो रिक्शा चलाने की, ऑटो रिक्शा चलाने से पहला भी मैं कई धंधे करे से। हाँ सर। कि जैसा कि मैं बस स्टैंड में हमाली करे से, फिर बाद में बस स्टैंड के सामने दूध की गाड़ी लगती थी तब पहला 1995 में 1992 में। तो वो लगे से। बाद में बस स्टैंड के कंपाउंड के पास ऑमलेट की गाड़ियाँ लगते हैं, तो रात भर ऑमलेट की गाड़ी में काम करे से। तो ये ऑटो रिक्शा चलाने का जो मसला है वो 97-98 के बाद हुआ। तो ऑटो रिक्शा चलाने की ज़रूरत की पड़ी बोले तो ज़रूरतें जो है इंसान की वो पूरी नहीं होने की वजह से क्या है, मैं और मेरे बाद में 3 भाइयाँ और 2 बहना और हमारे माँ बाप, तो हमें गरीबी के अंदर हमें ज़िंदगी काट रहे थे। तो हमारा मामू ऑटो रिक्शा चलाता था। तो ऑटो रिक्शा चला को ऑटो रिक्शा चलाने की सीखा मैं। तो तब मेरे पास एसएसएल की डिग्री है, मार्केट सर्टिफिकेट। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में ऑटो रिक्शा दे रहे थे। तो मैं एप्लीकेशन डाला, तो आज मेरा ऑटो रिक्शा हुआ। और मुझे ऑटो रिक्शा दिलाने में हमारे अलहाज अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है। कि जब उन्होंने 96-97 में प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में थे, तो उन्होंने भी मुझे हेल्प करे, ऑटो रिक्शा मिला। मैं हमारे मामू को रिक्वेस्ट करा, उन्हें बैंक में थोड़ा पैसा उनको ऑटो दिए। उसके बाद में मैं मेरी ज़िंदगी बिताने लगा। तो मैं 10 साल तक ऑटो रिक्शा चलाया। अब ऑटो रिक्शा चलाते अगर ऑटो रिक्शा छोड़ने की नौबत कहीं कोई बोले तो ऑटो रिक्शा जब चलाता है इंसान तो उसका रोजगार जितना होता है ना, उसका खर्चा बीवी बच्चे का ज़्यादा रहता है। उसे तब पेट्रोल लगता, पेट्रोल के पैसे काटना, फिर बाद में क्या है तो इसे क्या होता मालूम है क्या, गरीबी में ऑटो चलाना, दिन भर दिमाग का टेंशन, कहाँ भी गाड़ी नो पार्किंग लगा या तो पुलिस आड़े चढ़े गालें देने वाले। तो ऐसी तकलीफ है ऑटो रिक्शा वाले की। तो अभी क्या होता है, रिक्शा 400-500 रुपये कमाना, क्या भी रिपेयर आया तो के ज़माने में 98-99 में हफ्ते के बड्डे का कारोबार बहुत जोर चला था। हफ्ते के बड्डे अब 2000-3000 रुपये ऑटो रिक्शा का काम आया तो जाको एक पास हफ्ते के बड्डी से काटना पैसे। तो हफ्ते के बड्डी के पैसे काटना, हफ्ते के बड्डी से भरना। आज तक भी हमारे गरीब ऑटो रिक्शा वाले ऊपर कहीं को नहीं आ रहे। बोलो ये बड्डे के अंदर ही हफ्ते की बड्डी, महीने की बड्डी। अब 5-10 हज़ार का काम आया तो कौन देने वाले, कौन मदद नहीं करते। और छोटे बैंक वाले भी उनको लोना देते नहीं, कौन देते हैं अर्जेंट बोले तो हफ्ते के बड्डे वाले देते। तो हमने राबना हफ्ते की बड्डी भरना। तो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा कठिन वक्त कब आया था कि आपको लग रहा था कि अब ज़िंदगी ख़त्म, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ सकता? ऐसी मुश्किल हालत कब आए थे आपकी ज़िंदगी में? यह तो जब शादी हुई, शादी होने के बाद बच्चों का बच्चे हुए, तो बीवी बच्चा का देखना, माँ बाप का देखना, भाइयों का देखना। तो ज़िंदगी के अंदर इतनी मुसीबत, इतनी परेशानी आई। मैं एक प्लेट भजी भी अगर तो मेरी ज़िंदगी का थोड़ा वक्त ऐसा गुजरा कि मैं सुबह 6 बजे राबने जाता था, रात को 12 बजे घर को आता था। तो मेरे बच्चे बड़े कैसा हुए मुझे मालूम नहीं है। कहीं को 4 पैसे होंगे या ज़रूरतें जो इंसान की है वो पूरी हो देगा। और ऑटो रिक्शा चलाता था, ऑटो रिक्शा में तो ज़रूरतें पूरी नहीं होती। तो ये वजह से क्या है,
थोड़ा कर्जा होता हफ्ते की बड्डी से यहाँ वहाँ काढ़े तो ये हफ्ते की बड्डी से जो लोग काढ़े थे उन्होंने जलील करते थे 4 लोगों में बड्डी दे नहीं तुझे मारते हैं बड्डी दे नहीं तो वो कर ऐसा जलील करते थे। तो ऐसे वक्त में क्या लगता था मालूम है मैंने वही कि ऑटो ले जाकर मैं क्या करना गाड़ी का इंश्योरेंस रहता था लाइसेंस 97 का है मेरे पास तो ऑटो लेके सीधा KSRTC बस को डालना क्या अपने आप को खत्म करना क्या खत्म करे तो हमारे बीवी बच्चों को पैसे आते हैं क्या फिर एक सोच आने वाली 2-3 बार गाड़ी भाने गए तो भी बस वाला कट मार ले गया तो बाद में भी एहसास होने लगा मैं मरने के बाद पैसे नहीं आए तो क्या करना मेरे बीवी बच्चे कहाँ भटकने वाले इन्होंने अपना घर अपने माँ बाप को छोड़ कर मेरे पास आए मेरे ज़िंदगी में मेरे शरीक आयात बन को आए अगर कल के रोज मैं नहीं रहा तो फिर कैसा होने वाला तो ऐसे परेशानी से इंसान गुजरे तो गुजरने के बाद क्या है बहुत तकलीफात उठाए कई बार भूखे रहे रात भर गाड़ी दिन भर रात भर गाड़ी चलाता था तो इसमें कई एक्सीडेंट तो इंसिडेंट हुए हमारे अब्बा क्या है जाको रास्ते में गिरे पड़े मरे उनको म्यूनसिपालिटी ले जाकर दफन करे थे मालूम ही नहीं हमने फिर मैं उनका पता लगा को जहाँ दफन करे थे वहाँ से वापस लगा को इब्राहिम में उनकी मदद करे तो ऐसे हमारे बाप के अतरा वगैरह हमें समझे हैं सर तो ऐसी जो तकलीफ है जो मजे आई वो दूसरे को नहीं आना तो मैं उसके बारे में हमारी एक मुहिम क्या चली अखिल भारतीय जमजम एसोसिएशन से कि कौन भी बड्डी का पैसा नको लो और बड्डी का यावर नको करो और जो भी ज्यादा बड्डी से अगर तुमने तकलीफ कर रहा तो पुलिस प्रशासन है DC ऑफिस है तो ये माइक्रो फाइनेंस का जो हमें होराट करे और जो भी आंदोलन करे ये हमारी जिंदगी के बारे में सोच को कई लोग गवाह छोड़ को बीवी बच्चा को छोड़ को भाग को गए थे बहुत सारे लोग बड्डी के बारे में आज भी देख रहे हैं कि बहुत सारे तो 60% लोग हैं बीजापुर के अंदर जो मुसलमान है बड्डी से दे रहे क्या सब दूसरे बड्डी से नहीं दे रहे हालांकि बड्डी का धंधा जो है बहुत बड़ा गुनाह है सुअर का गोश्त खा रखा है हमारे इस्लाम में तो बहुत बुरा अगर हम ये देखेंगे गुनाह तो सबसे बड़ा गुनाह बड्डी का है। कैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम को सबसे बड़ी प्रॉब्लम चलती है तो आज यूसुफ भाई को तो लोग देखते हैं तो यूसुफ भाई का घर क्या है यूसुफ भाई का कार क्या है मगर यूसुफ भाई ऐसे ही नहीं बने और यूसुफ भाई के पीछे जो कहानी है वही बताना FM एक्सप्रेस का फर्ज है और आपको हिम्मत दिलाना यही हमारा काम है। हमें कुछ इससे TRP लेना नहीं है कुछ आपको यहाँ पर कुछ रिश्वा करना नहीं है। हमारा काम क्या है जो बच्चे जो ज़िंदगी में बढ़ रहे हैं आप बोले कि आप इनकी शादी हुई तो एक 20-22 साल की उम्र होगी 24 साल में अभी इनकी ज़िंदगी स्टार्ट हो रही थी जब आपको लग रहा था कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म है तो ज़िंदगी अभी शुरू हुई है मगर क्यों शुरू हुई है क्योंकि उन्होंने उसको रोका जो उन्होंने कष्ट लिया जब उन्होंने जो डिसीजन ली आज आप देख सकते हैं कि उनका कौन सा मुकाम है। और हम ये भी देखते हैं सर कि आप ऐसे गरीब लोग हैं जो भी प्रॉब्लम में हैं उनका हेल्प करने भी आप आगे जाते हैं। नहीं वो अल्लाह जो है अल्लाह कोई भी एक ज़रूरतमंद इंसान जो है ने मांगना है तो पहले अल्लाह से मांगो तो अल्लाह क्या करता है कि जरिया बना को किसी न किसी बेचता है दिमाग में डालता है वहाँ गए तो तुम्हारे मसले हल होते हैं। और चंद लोगों को भी मालूम है बीजापुर के लोगों को क्या नहीं हमारा एक काला सच भी है क्या ये नहीं क्रिमिनल है इन्होंने क्राइम करे इनके ऊपर केस आते हैं इसके पीछे की स्टोरी है ना सर। आप फिर एक सही रास्ते पर आ रहे हैं तो पब्लिक को भी आपको अपनाना होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा पीछे का कल देख के आज का कल बिसरना ये मुश्किल है। इंसान जो है देखो कौन सा भी एक अपराध करे तो उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी रहती है। हमें किसकी जान मारे नहीं और हमें किसका भी गलत एक्टिविटीज नहीं दे रहे 4 पैसे कमाने अवसर क्या तो भी करे और कोई भी एक इंसान अपनी मर्जी से जुर्म नहीं करता अपनी मर्जी से अपराधी नहीं बनता। बोलते हैं ना हालात इंसान हालात है और मजबूर है और ये जो लोग सताते हैं देखो ये जो लोग जुल्म करते हैं सताते हैं घर में अभी सोए रहते थे सुबह 6 बजे आने वाले बड्डी लाओ। अभी आप जो लोगों की मदद करते हैं आपके पास एक कोई ऐसा मामला आया कि आपको लगा कि ये मामले में से मैं भी गुजरा हूँ? बहुत से मामले हैं तो ऐसे ये देखो बड्डी का मामला हो या चंद लोग ऐसा बोलते थे हम ना कि बड्डी वाले का डर को मैं अंदर सोए तो उन्होंने खिड़की खुली कर को टॉर्च मारते थे नहीं तो तू आ हमारे साथ तेरी बेटी को भेजे तो गंदे वर्ड का भी यूज वर्ड करते थे। तो हमारे संगठन का मकसद ही है लोगों की मदद करना। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। हम अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि आपका संगठन ऐसे ही रहे और जो भी गरीब लोग हैं उनका हेल्प हो क्योंकि आप भी उस पीरियड से गुजरे हैं। क्योंकि देखो जो बीमारी से गुजरता है उसे बीमारी का एहसास होता है। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग आज जो बड्डी के व्यवहार में जो बड्डी से पैसे लेकर जो ये कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? तो पहली बात तो देखो
उनको डरने की घबराने की क्या भी जरूरत नहीं है। एक कर्जा जो है लेन देन का मामला है, आज नहीं दिया तो कल देता आदमी, उसे इतना टॉर्चर नको करो कि उन्हें अपने बीवी बच्चा छोड़ कर मरने की कोशिश करो। उसे टाइम दो, उसे वक्त दो, कहाँ जाता नहीं। इंसान के पास नियत रहती है उन्हें देना च बोल, दुआ करते रहता नहीं, लेकिन उसके मसले और रास्ते हल नहीं होते रहते। क्या सब उसकी नियत रहती है देना कर बोल। परसों का एक मामला 10,000 रुपये उन्हें लिए, अब तक बड़ी 1.5 लाख रुपए करेगी, उसे इतना खराब मारे, वैसा खराब मारे तो उन्हें रोने लगा था, मैं क्या करूं भैया, मैं मरने वाला हूँ भैया, मैं सुसाइड कर लूँगा। फिर उनको बुला को सामने वालों को उनकी बड्डी माफ करा को घंटे में लो भाई कर को बोले हमें। तो इंसान आजकल पैसों के पीछे इतना ही हो रहा है कि इंसानियत कुछ देखने लगा नहीं, और पैसे को अहमियत दे रहा है आज के इसमें। क्योंकि हम पहले इसमें देखते थे कि लोग इंसानियत को बढ़ावा देते थे। हम देखे होंगे, हम जब छोटे थे तो लोग एक आदमी को पहचानते थे, आज नहीं उसकी हैसियत को देखकर पहचानते हैं। आप देखो कहीं पर जाना है, अगर वो वीआईपी है तो उसको अलग बताते हैं और नॉर्मल लोगों को अलग। अब दावतों में भी देखो आप, वीआईपी के लिए अलग है और इनके लिए अलग है, क्यों? वो इंसान नहीं है। कैसा है सर, पहली बात तो आपके माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इंसान जो है अपने नाम से बड़ा नहीं होता, अपने काम, अपने किरदार और लोगों को जो मदद करते हैं, देखो लोगों की मदद की दुआओं से उन्हें ऊंचा होता है। बेशक बेशक। अपने नाम कितना भी ऊंचा रन दे, नाम कायम रहने वाला है क्या? नहीं, अच्छे काम करे तो नाम कायम रहता है। बेशक बेशक। अगर उन्हें कितना भी बड़ा आदमी रहने, अगर एक की मदद नहीं कर रहा तो अल्लाह लानत भेजता है उसके ऊपर। बेशक बेशक। अल्लाह ने खुद फरमाया मैं तुझे दौलत दे रहा हूँ तो तू गरीबों को भी देख। अगर तुझे दौलत दिया तो गरीबों को नहीं देखा तो तेरी दौलत तेरे पर हराम है। नहीं, खुला बताया अल्लाह ताला ने। तो फिर भी लोग जानकर भी अनजान बन रहे हैं। और एक बात सर, आजकल के जो माहौल जो बना है, आजकल लड़के लोग जो माँ बाप की परवाह नहीं करते और कैसे कैसे बर्ताव करते हैं माँ बाप के साथ, तो उनके बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? तो पहली बात क्या है, ये सारे माशरे के अंदर इस्लामी तालीम से दूर रहने की वजह से जो है बच्चों के दिलों में माँ बाप के वास्ते जो मोहब्बत रहना, जो माँ बाप के बारे में जो फिक्र रहना, वो नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही? वो इस्लामी तालीमात नहीं दे रहे उनको। आप देख रहे होंगे, हम जब छोटे थे तो मस्जिद में सिर्फ बूढ़े लोग नजर आते थे। हाँ, आप भी देखे होंगे वो दौर। आज आप देखो जवान छोरंदा जो है मस्जिदों में हैं, पर उनमें वो खासियत नहीं है जैसे हमारे टाइम रहती थी। अगर कोई बड़ा आदमी आता है तो हम घर के अंदर क्या करते थे, बैठ जाते थे या तो डर जाते थे। आज कोई भी आ रहा है तो अपना काम अपने करते रहते हैं, किसी का डर नहीं है, बड़ों का छोटों का लिहाज ही नहीं है। तो इस कारण क्या करना होगा नए ज़माने में? तो वो बोल रहा हूँ तुम्हें, जो हमारे उलमा हैं और जो हमारे मौलाना हैं जो बयान करते हैं जुम्मा में, उन्होंने हर एक जुम्मा में 10 मिनट अगर माँ बाप के हुकूक अगर बताए तो बच्चा के जहन में बढ़ते हैं। अब मैं भी क्या है, मैं भी 5 टाइम नमाज पढ़ता था और पढ़ता हूँ। और रही दूसरी बात, हमारे हाफिज वकील अहमद साहब थे, उनके पास हमें सीखे। उन्होंने 24 घंटे हमारे जहन में डालते थे कि माँ बाप के बगैर कुछ भी नहीं है। जब माँ बाप, दो माँ और बाप मिलने के बाद औलाद होती, बचपन उन तक पालते हैं और माँ 9 महीने पेट में रखो, तकलीफ उठा को, अगर उनको नहीं चलाना तो पैदा एक साथ अगर लंडी चिकलते थे तो इतना बड़ा होता था का इंसान। और आपने कभी महसूस किया, आज आप इतनी बड़ी पोजीशन पर हैं, अगर आपकी माँ और बाप नहीं होते तो क्या होता? नहीं होता तो मेरा वजूद ही नहीं था। हाँ, तो ये क्यों नहीं आ रहा लोगों के जहन में? आज देखो लोग क्या समझते हैं, जैसा कुछ नाम होगा ये होगा तो माँ बाप की कुछ वैल्यू नहीं। आज मैं हूँ, वो ये नहीं सोचते कि मैं माँ बाप की तरफ से हूँ। बहुत सारे लोग देखो ऐसा सोचते हैं कि मैं पाल रहा हूँ मेरे माँ बाप को। अरे भाई, जब आपको ढंग से बात भी नहीं करने आ रही थी, आपको खाने भी नहीं आ रहे थे, तो ऐसे टाइम आपको खिलाए हैं तो तुम क्या खिलाओगे? तो आज का माहौल ऐसा बन गया है। तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये आ गया है कि मैं बड़ा आदमी, मैं घर चलाता हूँ। अरे चलाने वाला अल्लाह है, ये भी भूल गए लोग। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपका? क्या नहीं, देखो तुम्हें अगर तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करेंगे तो आने वाले दिनों में तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी। जो भी जिंदगी में होने वाला है वो यहाँ मिलने वाला है। क्या सर, मरने की बाद की जिंदगी वो अलग है, जिंदा रहे तक जो इंसान करता। अब हमारे घर में मैं आम का पेड़ लगाया तो आम उठने वाले, लीम का पेड़ लगाया तो लीम उठने वाला, लीम के पेड़ पर मैं आम की आशा कैसा करें? तो हमें जो हमारे माँ बाप के साथ करते हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ करते हैं। तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इस्लाम की तालीमात जो हैं वो पूरी तरीके से अगर पढ़े तो उनको मालूम पड़ता है कि हमारे हुजूर जो है उनके माँ बाप के बारे में क्या दुआ करते थे। उन्होंने बोले, हुजूर अगर मेरी माँ अगर मुझे नमाज में पुकारती थी, मैं नमाज में बैठा रहा तो तोड़ को माँ पास जाता था। तो माँ का जो मर्तबा है वो इतना बड़ा है, माँ का मर्तबा छोटा नहीं है।
कौन सी भी चीज़ को नमाज तोड़ने का हुक्म है क्या? नहीं। अगर माँ पुकारी तो नमाज छोड़ के भी जाने का हुक्म है। हाँ। क्या तो उतना बड़ा ये है तो जब हमारे माँ हुजूर जो बाप का बता। मर्तबा जो है हाँ। वो इतना बड़ा है। तो अल्लाह नहीं बोला कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। अरे खिदमत करने क्या गए हमने बोलो देखिए, आज हम मेरी माँ की खिदमत नहीं करा, मेरे बाप की खिदमत नहीं करा, तो मेरे बच्चे मेरी करते हैं। हाँ। देखते ही इंसान देख को सीखता है। अभी हमें अभी कैसा है, सोशल मीडिया बहुत फास्ट है। सोशल मीडिया में देख कर हमें क्या भी सीखते हैं कि नहीं? सीखते तो। हाँ, मोबाइल में देख को सीखते हैं। अच्छा माँ बाप की जो खिदमत करता है तो वो देख को बच्चे नहीं सीखते। सीखते बेशक सीखते। तो ये चाहिए हमारी गुजारिश है कि तो बड़ों को भी चाहिए कि हम सही रास्ते पे चले। अगर हम सही रास्ते पे नहीं चले तो हमारे बच्चे भी सही रास्ते पे नहीं चलेंगे। और यूसुफ भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चे जो भी सीखते हैं हमारे से सीखते हैं। अगर हम हमारे माँ बाप की खिदमत करेंगे आगे चलकर हमारी भी खिदमत करेंगे। अगर हमें हमारे माँ बाप को ऐसे वैसे बात करेंगे तो वो बच्चे भी आगे चल के हमें वैसा ही देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात कही है। और एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बात की, अगर हम जो बीज लगाएंगे वही हमें मिलेगा। ऐसे नहीं है कि हमने नीम का पेड़ लगाया और आम होंगे, ऐसा तो थोड़े नहीं होता। तो आखिर में हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या मैसेज? क्या विनय भाई, हमारे तुम्हारे माध्यम से हमारे तो आपके दर्शकों को सिर्फ एक ही संदेश है हमारा कि इंसान गरीब बन को पैदा होना क्या बुरी बात नहीं है। हाँ। लेकिन इतनी मेहनत करो कि गरीब बन को नको मारो। हाँ यस। मेहनत अपने हाथ में है। और आजकल के जो माहौल है, आजकल का जो यंग जनरेशन है, सिर्फ चाय की दुकानों में बैठते हैं और सिगरेट पीते हैं। और दूसरा जो पढ़े एजुकेशन होंगे या बिजनेस पर्पस के बारे में होंगे, कौन भी सोच रहा नहीं। बीजापुर जब हमें राबते थे चाय घर में जाके पीते थे। आज जहाँ निकलो तुम एक रोड पर 25 दुकान है चाय के। कौन रहते हैं वहाँ? सारे यंग जनरेशन, सारे यंग बच्चे रहते हैं, चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, चाय पीते कई को बाहर रात को 2-2 बजे बाहर फिरते हैं। क्या कर रहे हैं? मैं हमारे बच्चा क्या बोल रहा हूँ, हमारे बच्चे को मैं कंटिन्यू फोन लगा तो आओ घर को, ऐसे नौबत कई को आ रही। खाना कहा हमारे पास भी चूक है कि हमें हमारे बच्चों को कंट्रोल में नहीं रखे। और पहले आप देखे होंगे बूढ़े लोग मिलते थे चाय के होटल में, आज यंग स्टार। और मैं आपके माध्यम से हमारे जिला एसपी साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये जो चाय की दुकानें हैं इनके ऊपर आप जो है सर्च ऑपरेशन चलाओ। और एफएसएस वालों को भी मैं गुजारिश करता हूँ कि इन्होंने चाय पत्ती मंगा रहे हैं, इसके अंदर क्या ड्रग्स कंटेंट है, क्या गांजा कंटेंट है, क्या अफीम कंटेंट है, क्या है ये देखो। हर इंसान जो है नशे में रहता है। आजकल क्रिमिनल एक्टिविटीज कौन कर रहे हैं? बड़े लोग कर रहे हैं। 18 साल 20 साल 22 साल के बच्चे कहाँ देखे हुए क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं। और बीजापुर सिटी में 95-97 में कौन बेकला मरा तो पूरा गांव जमा होता था, मर रहा। अभी बीजापुर को यूपी बिहार मुंबई कर रहे क्या सर? हफ्ते में 2-3 मर रहा। कौन कर रहे मर्डर? देखो एकला तो 25 साल से ज्यादा है जो मर्डर क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है, 30 साल के अंदर कर रहे हैं। तो वजह क्या है? ये जो गांजा या जो भी ड्रग्स कंटेंट फैल रहा है, पूरे चाय दुकानों को सर्च ऑपरेशन करो। हमारी एक ही हमारे जिला एसपी साहब से हमारी मांग है। तो यूसुफ सर ने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि आप भी एफएम एक्सप्रेस पर देखते हैं कि बहुत सारे हम न्यूज़ बताते हैं, बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं जो मर्डर करते हैं या मर्डर होता है। तो ये सही बात है कि इसे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। जहाँ से भी गांजा आ रहा है, जो भी गलत चीज़ें हमारे बीजापुर में आ रहे हैं, इसे रोकना चाहिए। कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसा हो रहा है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत बड़ी इसके ऊपर जिम्मेदारी है और हमारे उलमाओं की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसके ऊपर नज़र बनाए रखे। और क्योंकि जो भी बीजापुर में एक्टिविटीज़ हो रही है हर पर नज़र बनाए रखेंगे तो ये हमारा बीजापुर एक साफ़ सुथरा बीजापुर होगा। और ख़ासकर मैं हमारे लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन की तरफ ज़्यादा बूस्ट करें और आपके बच्चों को कितना हो बाहर जाने से रोकें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चूक हो रही है, हमारे पेरेंट्स की बहुत सारी चूक हो रही है। क्योंकि बच्चों को फैशन के नाम पर देर तक घरों के बाहर रखना ये भी गलत है। क्योंकि एक्टिविटीज हम देख रहे हैं कि रात में ही माहौल ऐसा बन जाता है कि हर एकला गलत सोबत में आ जाता है। दिन में लोग कम रहते हैं और आप देख सकते हैं कि दिन भर सारे चाय के जो होटल रहते हैं खाली होते हैं। जैसे ही रात 11, 12, 1 बजते हैं तो होटल्स फुल हो जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को 11 बजे के बाद में घरों के बाहर जाने की आदत पड़ चुकी है। इसे हमें रोकना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में जैसे इन्होंने बताया कि यूपी बिहार वो बीजापुर उससे भी आगे निकल जाएगा। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हर इसमें हमारा बीजापुर क्राइम में इतने रेट में आगे है कि पूछो मत।
ऐसा नहीं लगता कि सुबह क्या होगा और शाम में क्या होगा। इतना क्राइम बीजापुर में हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी जिम्मेदार हैं, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर निगाह रखें। और आपने देखा कि यूसुफ भाई की ज़िंदगी के बारे में उन्होंने जो भी बातें बताई है, ये बातें ऐसी सुनने की नहीं है, इसके ऊपर अमल भी करना चाहिए, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में ये मोड़ आए रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि सीधा बड़ा आदमी पैदा होकर बड़ा आदमी होकर नहीं मरता है। इन्होंने बहुत एक अच्छी बात बताई, गरीब होकर आप पैदा होते हैं, मगर गरीब होकर आप मरना गलत है, क्योंकि जैसे ही आप पैदा होते हैं तो आपके पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जैसे आपकी बच्चों की हो या आपकी वाइफ की हो, पूरे समाज की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। तो आप आएंगे और जाएंगे, ये तो सबको किसी भी छुटकारा नहीं है, मगर आप आएंगे तो एक मकसद होना चाहिए और जाने के बाद में भी एक मकसद होना चाहिए। और जब भी आप इस दुनिया से चले जाए तो आपको लोग याद रखना चाहिए, आपका भी कैरेक्टर और जो आपका भी काम हमारे देश के लिए और लोगों के लिए होना चाहिए। और खबरों के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल FM एक्सप्रेस न्यूज़, आपकी आवाज़ हमारी पहुंच, क्योंकि सवाल है देश की जनता का। फिर एक बार हम वापस लौटेंगे, फिर एक एपिसोड में और नए कैंडिडेट्स के साथ।